हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 60, 61 और 62 के बारे में। तो आइए एक-एक करके जानना प्रारंभ करते हैं। तो अनुच्छेद जो 60 है उसमें बात की गई है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने वाले होते हैं, नियुक्ति होने वाली होती है तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है? यानी उन्हें कौन प्रतिज्ञा दिलाता है कि आप अपने पद पर सदैव वफ़ादारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, देश की सेवा करेंगे, ठीक? तो इन सब चीज़ों की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य है, वो कराते हैं सीजीआई। सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होती है? हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, ठीक? सुप्रीम कोर्ट में 33 जज होते हैं और एक होते हैं सीजीआई। सीजीआई किसे कहा जाता है? जो उन जजों में से सबसे सीनियर हो, ठीक? यानी 33 जजों में से जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, उसको कहा जाता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे बनाया जाता है। तो जो सीजीआई होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े जो न्यायाधीश होते हैं, उनका काम होता है राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का। तो वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं कि आइए राष्ट्रपति साहब, आपका चुनाव हो गया, अब अपनी शपथ ग्रहण कीजिए और अपने पद पर आसीन होइए। अब बात की जाए कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहे, ठीक? रिज़ाइन करना चाहे अपने आप को, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा? ठीक? यानी इस्तीफ़ा पत्र वो किसे देगा? तो राष्ट्रपति जब रिज़ाइन करते हैं, तो वो अपना जो लेटर है वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। बाई चांस मान लेते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति नहीं है, ठीक? तब वो जो लेटर है वो देंगे किसे? सीजेआई को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और मान लेते हैं कि यदि सीजेआई भी उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, तो जो हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जो जज होते हैं, ठीक? उनको उनमें से किसी एक को बनाया जाता है सीजेआई, और उनको आप लेटर देकर अपने पद से हट सकते हैं। तो ये होगी रेजिग्नेशन की बात और शपथ दिलाने की बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 के बारे में। अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सके। राष्ट्रपति का पद हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पद है, ठीक? अगर उस पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को हटाना हो तो कैसे हटाया जाए? यानी हमारे संविधान में सभी चीज़ों को के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल को ध्यान में दिया गया है कि मान लेते हैं कि कोई राष्ट्रपति बना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा ही हो। बाई चांस कभी भविष्य में कोई एक ही व्यक्ति अगर राष्ट्रपति खराब निकल गया बाई चांस, तो उससे पूरे देश की दशा बदल सकती है, ठीक? तो उन सबको व्यवस्थित करने के लिए इसमें ये भी टर्म रखा गया है कि राष्ट्रपति तक को आप टर्मिनेट कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। उसे हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अर्धन्यायी प्रक्रिया, ठीक? अर्धन्यायी प्रक्रिया, इस शब्द को याद रखिए, बाद में इस शब्द का अर्थ बताया जाएगा। अभी समझिए। तो महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कैसे की जाती है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो यह प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के पास होता है। अब संसद का मतलब उसमें लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से जो चाहे वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को पहले जारी करवाएगा, ठीक? पहले वो ये बात कहेगा कि हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जारी कराना है, ठीक? और दूसरी बात कि जारी कराने के 3 कारण हो सकते हैं। कौन-कौन से कारण? पहला, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में। यदि जब कभी भी आपको लगे कि राष्ट्रपति जी जो हैं, वो विदेशी राज्य के प्रभाव में आ गए हैं, विदेशी राज्य के प्रभाव का मतलब किसी और देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बातों को सुन कर के वो देश में अलग-अलग क्या रूल्स वगैरह ला रहे हैं, जो कि देश के हित में नहीं है। मगर वो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पड़ोसी राज्य कर रहा है या उसके प्रभाव में आकर कर रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति का व्यवहार कुछ इस प्रकार का हो जाए कि वो विदेशी राज्य के प्रभाव में आकर के, राष्ट्र के प्रभाव में आकर के कुछ अलग-अलग काम करने लगे, तब आप उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। दूसरा, यदि राष्ट्रपति पागल हो जाए, पागल का मतलब अगर कभी मेंटल इश्यू आ गया,
ठीक, तब भी उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं। और उसके बाद कहा गया संविधान का अतिक्रमण यदि करने लगे तब भी उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? संविधान के अतिक्रमण का मतलब होता है संविधान में लिखी गई बातों का जब आप पालन नहीं करेंगे तो उसे कहा जाता है संविधान का अतिक्रमण करना। ठीक, तो संविधान में ये लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो मंत्रिमंडल की बातों को मानने के लिए विवश होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं संसद में कोई बिल बना, कोई एक एक्ट बना, ठीक, अब इस एक्ट को मंजूरी दे दी गई कि हाँ यहाँ पर 66% लोगों ने कह दिया कि सही है, ये एक्ट पास होना चाहिए। 50% से अधिक लोगों ने कह दिया, मान लेते हैं 50% लोगों ने कह दिया, 50% से ओवर लोगों ने कह दिया कि ये एक्ट सही है, इसे पास होना चाहिए। तो जो पीएम होते हैं इसको लेकर के जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास लेकर कौन जाते हैं? पीएम। और कहते हैं कि आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो कार्यपालिका का, वो एग्जीक्यूटिव का, जो प्रेसिडेंट है वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल अधिकारी होता है। ठीक, ऑफिशियल अधिकारी होता है। एक तो ऑफिशियल वर्क करना होगा तब प्रेसिडेंट के पास जाना होगा। जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेंगे ये एक्ट लॉ में चेंज नहीं होगा, अर्थात ये कानून नहीं बन पाएगा। ठीक, तो क्या होता है कि कभी कभी एक्ट ये लेकर गए पीएम, इन्होंने कहा कि साइन कर दीजिए, इन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट को ये लगेगा कि हो सकता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनको कुछ चीज़ें या कुछ इसमें कमी नज़र आई हो। तो वो एक काम करेंगे कि उस एक्ट को दोबारा लाएंगे और संसद के पास भेजेंगे कि आप लोग इसकी जांच कीजिए, देखिए इसमें कुछ त्रुटि है क्या। तो उसमें अगर त्रुटि होगी तो संशोधन वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर से अगर ये लोग राजी हो गए, 50% बहुमत हो गया कि ठीक है अब एक्ट को ले जाइए और उनसे सिग्नेचर करवा कर लाइए, और ये ले गए और ये लोग पीएम कह रहे हैं कि अब सिग्नेचर कर दीजिए क्योंकि ये तो दूसरी बार आया है। तो ये कह रहे हैं कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो यही है अतिक्रमण। क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि यदि कोई भी एक्ट दूसरी बार यदि प्रेसिडेंट के पास जा रहा है तो उस पर वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, उन्हें सिग्नेचर करना ही होगा। तो जब वो इस काम को नहीं, इस प्रक्रिया को नहीं मानते हैं तो इसी को कहा जाएगा संविधान का अतिक्रमण, यानी संविधान की बातों को ना मानना। तो 3 कंडीशंस है। यदि राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर के कोई कार्य कर रहे हैं तब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जा सकती है। यदि उन्हें मानसिक रोग हो गया है या मानसिक कोई क्षति पहुंची है, ठीक, तो जिसकी वजह से वो शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं तब उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। या वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तब आप उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। महाभियोग जारी करने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास होता है। कोई भी जारी करवा सकता है। पहले जारी करवाना होता है कि हमें महाभियोग लगाना है। महाभियोग लगाने के लिए 25% लोगों की सहमति चाहिए। 25 लोगों ने रिटेन दे दिया, लोकसभा के 25 लोग या राज्यसभा, दोनों में से कोई एक देगा ना। दोनों में से किसी एक सदन के लोग ने, अगर 25% लोगों ने कहा कि हमें महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है तब महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक, अब स्टार्ट होने के पश्चात जिस सदन ने अप्लाई किया होगा, मान लेते हैं कि लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है क्योंकि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद अब आपको चाहिए 66% वोट। ठीक, महाभियोग लगाने के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया जारी करने के लिए 25% बहुमत चाहिए, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के लिए 66% बहुमत चाहिए। लोकसभा में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के 66% यानी 2/3 लोग यदि राजी है कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए तो उन पर महाभियोग लग जाएगा। ठीक, मगर अभी वो अपने पद से नहीं हटेंगे। ठीक, जैसे ही एक सदन में 66% बहुमत मिल गया तो अब एक नोटिस जाती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास नोटिस जाएगी 14 दिन पहले। ठीक, 14 दिन किस दिन पहले? क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये जो 66% लोग इधर से राजी हुए हैं तो अब महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में भी चलाई जाएगी। अब राज्यसभा में भी देखा जाएगा कि राज्यसभा से भी 66% लोग तैयार हैं कि नहीं।
दोनों सदन से अगर 2/3 मत मिल गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। प्रोसेस पहला क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए कि जारी तो कोई करवा सकता है, जारी कराने के लिए केवल 25% चाहिए, और जिसने भी 25% दिया है पहले कार्रवाई उधर से ही शुरू होगी, और उधर के यदि 66% लोगों ने महाभियोग लगा दिया, ठीक, तो उसके बाद दूसरे संसद में, अब मान लीजिए लोकसभा ने लगाया है 66%, तो अब राज्यसभा में जाकर पूछा जाएगा कि क्या 66% लोग तैयार हैं महाभियोग लगाने के लिए। अगर 66% लोग पहले राज्यसभा से मतलब 66% लोग राज्यसभा के लोगों ने कहा है कि इन पर महाभियोग लगाना चाहिए, तो अब लोकसभा के लोगों से पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पर भी 66% लोग तैयार हैं कि नहीं है। अगर दोनों साइड से 66% लोग तैयार होंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। परंतु एक ट्विस्ट की बात है, जैसे ही एक साइड 66% की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है, और राष्ट्रपति जब दूसरे सदन में ये कार्रवाई महाभियोग की प्रक्रिया जारी होती है तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो चीज़ आप समझ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, मैंने ये काम इसलिए किया, यानी अपने सफाई में जो कुछ भी उन्हें कहना होगा वो कहेंगे। और उनके बयान देने के बावजूद भी यदि दूसरे सदन में भी 66% लोग उन पर महाभियोग लगाने के लिए तैयार है, 66% लोग राजी हो गए कि हाँ इन पर महाभियोग लगना चाहिए, तो महाभियोग लग जाएगा और तत्काल प्रभाव से उसी समय उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, तो ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या एडवोकेट जनरल हो, इन लोगों को हटाना जब हो, एडवोकेट जनरल हो, तो इन लोगों को जब हटाना होगा तो हमेशा महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। किसे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश और एडवोकेट जनरल, इनको हटाना हो तो हमेशा महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, और ये होता है महाभियोग प्रक्रिया का स्टेप यानी प्रोसेस। तो आपने समझ लिया महाभियोग। अब उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 62 पर। अनुच्छेद 62 में कहा गया है राष्ट्रपति पद की रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब होता है कि उनके पद का खाली हो जाना, कि राष्ट्रपति का पद कब कब खाली होगा, कैसे कैसे खाली होगा। तो पहला कहा गया कि राष्ट्रपति का पद तब खाली हो जाएगा जब वो त्याग पत्र देते, और आपको पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर विराजमान कर दिया जाता है, यानी वो राष्ट्रपति के पद पर आकर उनके सभी ऑफिशियल वर्क को करते हैं। जहाँ पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर करना होगा वहाँ पर वो करेंगे तब तक जब तक राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनकी जगह पर बैठा दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। अगर बाई चांस उपराष्ट्रपति भी नहीं उपस्थित हैं तो राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाएगा सीजेआई को। मगर जैसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा तो उसके पास पूरा का पूरा अधिकार राष्ट्रपति का होगा, उसके पास शक्तियाँ राष्ट्रपति की होगी, उसे वेतन राष्ट्रपति का मिलेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें। तो पहला कहा गया कि राष्ट्रपति का पद कब रिक्त हो सकता है, जब वो खुद से त्याग पत्र दे दे कि अब हमारी इच्छा नहीं है राष्ट्रपति पद पर रहने के लिए, अब मतलब हमारा मन नहीं कर रहा है। तो यदि वो खुद से रेजिग्नेशन कर दे, रिज़ाइन कर दे, तब उनका पद रिक्त हो सकता है। दूसरा कहा गया है यदि उनकी मृत्यु हो जाए, यानी अवधि पूर्ण होने से पहले, यानी 5 साल पूर्व होने से पहले अगर बीच में उनकी कहीं मृत्यु हो गई तो उस समय भी वो पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। तीसरा कहा गया है निर्वाचन अवैध। निर्वाचन की प्रक्रिया आपको बता दी गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो कहा गया यदि चुनाव किया गया और बाद में ये पाया गया कि जो चुनाव है वो अवैध है, अवैध का मतलब उसमें किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी हुई है, कोई इनलीगल फैक्ट उसमें पाए गए हैं, तो इस प्रकार यानी अगर उसमें कुछ भी त्रुटि पाई गई, गलती पाई गई, अगर निर्वाचन अवैध हो गया तब भी राष्ट्रपति को उनके पद से हटना पड़ेगा। फिर कहा गया महाभियोग। महाभियोग अभी आपने समझा कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा तो राष्ट्रपति को अब अपना पद त्यागना पड़ेगा, तुरंत ही उन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। फिर पांचवा कहा गया कार्यकाल समाप्त हो जाना। यदि 5 वर्ष पूर्ण हो जाएगा
तब उनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ये गलत है। ठीक। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर 5 वर्ष बीत गया, 5 ईयर्स, तो उसके बाद राष्ट्रपति की ये जो सीट है वो खाली हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति की सीट तब तक, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, शपथ जिस दिन वो ग्रहण करेगा उसी दिन से उसकी काउंटिंग शुरू होगी 5 साल के लिए। ठीक। और मान लेते हैं 5 साल पूरा हो गया, और 5 साल पूरा होने के बाद भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया है मान लीजिए, और चुनाव कराने में किसी प्रकार का विलम्ब हो गया, मान लेते हैं इनका 1 अप्रैल को ख़त्म हो गया राष्ट्रपति, यानी 5 साल इनका पूर्ण हो गया, और जो चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति के लिए उसका रिजल्ट आने में अभी समय है, और रिजल्ट आने में लग गया जुलाई। ठीक। यानी चुनाव कराने में, उसका परिणाम प्राप्त करने में जुलाई पहुंच गया। तब तक अप्रैल, मई, जून, इन महीनों तक कौन व्यक्ति उस पद पर बैठेगा? तो राष्ट्रपति का शासनकाल पूरा होने के पश्चात भी वो उस पद पर तब तक आसीन रहता है जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त ना हो जाए। जैसे ही ये व्यक्ति अपनी शपथ ग्रहण करेगा, ये व्यक्ति अपने पद से हट जाएगा। तो ये होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कार्यकाल समाप्त होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। कार्यकाल समाप्त होने पर भी उस पर वो व्यक्ति बैठा रहेगा, और जैसे ही दूसरा आएगा तब वो हटेगा। तो जब दूसरा आने के बाद ये हटा तो पद रिक्त ही कहाँ रहा, जैसे वो गया तैसे दूसरा व्यक्ति आ गया। तो इसका मतलब कार्यकाल समाप्त होने पर कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता है। आगे कहा गया है, नोट पॉइंट, मैक्सिमम 6 मंथ टू एलेक्ट न्यू प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति, मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, 2 साल शासन करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो अब क्या होगा? अब जैसे क्या होगा, जैसे ही वो पद को छोड़ेंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति। और 6 महीने का टाइम होता है, चाहे किसी भी तरह त्याग पत्र देने के पश्चात पद खाली हो गया हो, या मृत्यु के पश्चात, या निर्वाचन अवैध होने के पश्चात, या महाभियोग लगने के पश्चात, तो 6 महीने का केवल समय दिया जाता है। 6 महीने में चाहे जैसे भी करके, निर्वाचन समिति का काम होता है कि निर्वाचन समिति जैसे भी चाहे वैसे, मगर 6 महीने के अंदर, अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर वो एक प्रेसिडेंट का चुनाव कराए और एक प्रेसिडेंट का चयन करे, और उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर विराजमान करे, उसे बैठाए। तो ये होती है पूर्ण प्रक्रिया। ठीक। तो आपने आज समझा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के पास होता है, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने के लिए 25% बहुमत, लगाने के लिए 66% बहुमत। दोनों सदन से यदि 66% मिल गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा, उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त कब हो सकता है? यदि उसकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, अवैध घोषित हो जाए उसका निर्वाचन, महाभियोग लग जाए, तो इन सब चीज़ों पर उसका पद रिक्त हो जाता है। और जब उसका पद रिक्त होता है तो निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया जाता है कि आप 6 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी एक राष्ट्रपति का चुनाव कराइए और एक राष्ट्रपति का चयन कीजिए, और उसे इस पद पर विराजमान कीजिए। और जब तक राष्ट्रपति नहीं होते उनके पद पर आसीन रहते हैं राष्ट्रपति। और बाई चांस मान लेते हैं किसी घटना के कारण उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और प्रेसिडेंट ने भी रिज़ाइन दे दिया है, तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आई होप आज जो आपको चीज़ें पढ़ाई गई वो चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उससे आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।